नमस्कार दोस्तों, अगर आपका रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 की परीक्षा 7, 8 और 9 अगस्त को है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। इस वीडियो में हम पूरे पेपर्स के 100 संभावित प्रश्न, पिछले वर्षों के ट्रेंड और बार बार पूछे जाने वाले सवालों को एक साथ देखने वाले हैं। तो साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, श्यानता मुख्य रूप से किसका गुण है? तो याद रखना, ये जो कि श्यानता है तो ये जो कि मुख्य रूप से द्रव और गैस दोनों का गुण है। तो याद रखना है, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 2 नंबर क्वेश्चन है, किसी आदर्श तरल की श्यानता कितनी होती है? तो देखो, किसी आदर्श तरल की श्यानता जो कि शून्य होती है। तो याद रखना है, 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 3 नंबर क्वेश्चन है, तापमान बढ़ने पर द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखो, तापमान बढ़ने पर द्रवों की श्यानता पर जो कि घट जाती है। तो याद रखना है, 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 4 नंबर क्वेश्चन है, तापमान बढ़ने पर गैस की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान बढ़ने पर गैस की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये जो कि बढ़ती है। तो याद रखना है, 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 5 नंबर क्वेश्चन है, श्यानता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो देखो, श्यानता का एसआई मात्रक जो कि पॉइजूल या डेकापॉइज होता है। तो याद रखिएगा, 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 6 नंबर क्वेश्चन है, पानी और शहद में किसकी श्यानता अधिक होती है? तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। पानी और शहद में जो कि शहद की श्यानता अधिक होती है। तो याद रखना है, 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 7 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु किसी श्यानता द्रव से गिरती है तो उसके नियत अधिकतम वेग को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, जो कि सीमांत वेग कहते हैं। तो याद रखना है, 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 8 नंबर क्वेश्चन है, सीमांत वेग से गिरते हुए पिंड का त्वरण कितना होता है? तो देखो, सीमांत वेग से गिरते हुए पिंड का त्वरण जो कि शून्य होता है। तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी नली में द्रव के प्रवाह की दर किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो याद रखना, ये जो कि किसी नली में द्रव की प्रवाह की दर जो कि ये वेंचुरी मीटर द्वारा मापी जाती है। तो याद रखना है, 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 10 नंबर क्वेश्चन है, बर्नौली का प्रमेय किस संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? तो याद रखना, ये जो कि बर्नौली का प्रमेय किस संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? तो ये जो कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 11 नंबर क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, सॉल्यूशन। तो याद रखना है, 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 12 नंबर क्वेश्चन है, विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे क्या कहा जाता है? तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित होता है तो उसे विलायक कहते हैं। तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 13 नंबर क्वेश्चन है, किसी द्रव में गैस की विलयता तापमान बढ़ने पर क्या होती है? तो याद रखना, जो कि घटती है। तो याद रखिएगा, 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 14 नंबर क्वेश्चन है, रक्त किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? तो देखो, ये जो कि रक्त है तो ये किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? तो याद रखना, कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। तो याद रखना है, 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 15 नंबर क्वेश्चन है, दूध किस प्रकार का कोलाइड है? तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये जो कि दूध है तो ये जो कि पायस प्रकार का जो कि कोलाइड है। तो याद रखिएगा, 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 16 नंबर क्वेश्चन है, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्ण को क्या कहा जाता है? तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जो कि क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्ण को क्या कहा जाता है? तो टिंडल प्रभाव कहा जाता है। तो याद रखना है, 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 17 नंबर क्वेश्चन है, कोलाइडी कणों की निरंतर टेढ़ी मेढ़ी गति को क्या कहते हैं? तो याद रखना है, जो कि कोलाइडी कणों के निरंतर टेढ़ी मेढ़ी गति को जो कि ब्राउनियन गति कहते हैं। तो याद रखना है, 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 18 नंबर क्वेश्चन है, कुहरा किस प्रकार का कोलाइडी यंत्र है? तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये जो कि कुहरा किस प्रकार का कोलाइडी यंत्र है? तो गैस में द्रव का। तो याद रखना है, 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 19 नंबर क्वेश्चन है, वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोला जा सकती क्या कहलाता है? तो याद रखना, वो जो कि संतृप्त विलयन कहलाता है। तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 20 नंबर क्वेश्चन है, द्रवों में गैसों की विलयता पर दाब के प्रकार को किस नियम द्वारा समझाया जाता है? तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जो कि ये हेनरी का नियम के द्वारा समझाया जाता है। द्रवों में गैसों की विलयता पर दाब
के प्रभाव को किस नियम द्वारा समझाया जाता है? तो हेनरी के नियम द्वारा। तो याद रखना है 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 21 नंबर क्वेश्चन है, प्राणी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अरस्तु को, जो कि जूलॉजी का जनक कहा जाता है। तो याद रखना है 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 22 नंबर क्वेश्चन है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये जो कि ऑर्थोपोडा है नो, तो जो कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। तो याद रखना है 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 23 नंबर क्वेश्चन है, मकड़ी, कीट, झींगा और केकड़ा किस संघ के अंतर्गत आते हैं? तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये जो कि ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आते हैं। याद रखना है मकड़ी, कीट, झींगा और केकड़ा जो कि ये ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखना है 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 24 नंबर क्वेश्चन है, जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये जो कि मोलस्का है नो, तो जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। तो याद रखना है 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 25 नंबर क्वेश्चन है, केंचुआ और जोंक किस संघ के जंतु हैं? तो केंचुआ और जोंक जो है नो, तो ये जो कि एनेलिडा संघ के जंतु है। तो याद रखना है 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 26 नंबर क्वेश्चन है, तारा मछली किस संघ की प्राणी है? तो तारा मछली जो है नो, तो ये जो कि इकाइनोडर्मेटा संघ की प्राणी है। तो याद रखना है 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 27 नंबर क्वेश्चन है, पक्षी वर्ग के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जो कि 4 कक्ष होते हैं। पक्षी वर्ग के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 होते हैं। तो याद रखिएगा 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 28 नंबर क्वेश्चन है, स्तनधारी वर्ग में रक्त का तापमान सबसे अधिक किस जंतु का होता है? तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जो कि बकरी का होता है। स्तनधारी वर्ग में रक्त का तापमान सबसे अधिक किस जंतु का? तो बकरी का याद रखिएगा। तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 29 नंबर क्वेश्चन है, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो देखो मछलियों के हृदय में जो कि 2 कक्ष होते हैं। तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 30 नंबर क्वेश्चन है, अमीबा और पैरामीशियम किस संघ के अंतर्गत आते हैं? तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये जो कि अमीबा और पैरामीशियम है नो, तो ये जो कि प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 31 नंबर क्वेश्चन है, भगवान शिव की पूजा करने वालों को क्या कहा जाता है? तो याद रखना शिव कहा जाता है, शिव धर्म। तो याद रखिएगा 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 32 नंबर क्वेश्चन है, शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये जो कि हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य। तो याद रखिएगा 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 33 नंबर क्वेश्चन है, ऋग्वेद में शिव के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ऋग्वेद में शिव के लिए जो कि किस शब्द का? तो रुद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 34 नंबर क्वेश्चन है, वामन पुराण में शैव संप्रदाय की कितनी संख्या बताई गई है? तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की कितनी संख्या? तो 4 बताई गई है। तो याद रखिएगा 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 35 नंबर क्वेश्चन है, शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय पशुपत के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिए जो कि लकुलिश थे। तो याद रखना है 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 36 नंबर क्वेश्चन है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। किसने? तो राष्ट्रकूटों ने, जो कि कृष्ण प्रथम ने करवाए थे एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण। तो याद रखिएगा 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 37 नंबर क्वेश्चन है, चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में किस शिव मंदिर का निर्माण करवाया था? तो याद रखिएगा राजराजेश्वर मंदिर का। तो याद रखना है 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 38 नंबर क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो नाथ संप्रदाय की स्थापना जो कि मत्स्येंद्र नाथ ने की थी। तो याद रखना है 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 39 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रसार किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा नैनार संतों द्वारा किया गया था। तो याद रखना है 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 40 नंबर क्वेश्चन है, नैनार संतों की कुल संख्या कितनी बताई गई है? तो नैनार संतों की कुल संख्या जो कि 63 बताई गई है। तो याद रखना है 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 41 नंबर क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम किस महासागर की गर्म जलधारा है? तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है गल्फ स्ट्रीम। तो याद रखिएगा 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
42 नंबर क्वेश्चन है, लाब्राडोर किस प्रकार की महासागरीय जलधारा है? तो देखो ये जो कि ठंडी जलधारा है लाब्राडोर, याद रखिएगा। तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 43 नंबर क्वेश्चन है, क्यूरोसियो जलधारा किस महासागर में बहती है? तो याद रखिएगा ये जो कि क्यूरोसियो जलधारा है ना, तो ये जो कि प्रशांत महासागर में बहती है। तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 44 नंबर क्वेश्चन है, अगुलहास जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो याद रखना है ये जो कि अगुलहास जलधारा है ना, तो ये जो कि किस महासागर का? तो हिंद महासागर का है। तो याद रखना है 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 45 नंबर क्वेश्चन है, ओयासियो जलधारा की प्रकृति कैसी है? तो ये जो कि ठंडी है। तो याद रखिएगा 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 46 नंबर क्वेश्चन है, हमबोल्ट या पेरू जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये जो कि हमबोल्ट और पेरू जलधारा है ना, तो ये जो कि ठंडी जलधारा है। तो याद रखना है 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 47 नंबर क्वेश्चन है, एल नीनो जलधारा मुख्य रूप से कहाँ प्रकट होती है? तो ये जो कि एल नीनो जलधारा है ना, तो ये जो कि पेरू के तट पर प्रकट होती है। तो याद रखिएगा 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 48 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप का गर्म कंबल किस जलधारा को कहा जाता है? तो याद रखना गल्फ स्ट्रीम को कहा जाता है। तो याद रखिएगा 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 49 नंबर क्वेश्चन है, सारगैसो सागर किस महासागर का हिस्सा है जिसकी अपनी कोई तटरेखा नहीं है? तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। ये जो कि प्रशांत महासागर का हिस्सा है और इसका कोई अपनी तटरेखा नहीं है सारगैसो सागर का। तो याद रखिएगा 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 50 नंबर क्वेश्चन है, बेंगुएला जलधारा किस महासागर की ठंडी जलधारा है? तो याद रखिएगा ये जो कि बेंगुएला जलधारा है ना, तो ये जो कि दक्षिण अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। तो याद रखिएगा 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 51 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किसे माना जाता है? तो MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 52 नंबर क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जो कि श्वेत क्रांति का संबंध जो कि दूध उत्पादन से है। तो याद रखना 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 53 नंबर क्वेश्चन है, रबी की फसल मुख्य रूप से किन महीनों में बोई जाती है? तो 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये जो कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है रबी की फसल। तो याद रखना है 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? तो 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये जो कि धान है नो, तो ये जो कि खरीफ फसल है। तो याद रखना है 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 55 नंबर क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नीली क्रांति का संबंध जो कि मत्स्य उत्पादन से है। तो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 56 नंबर क्वेश्चन है, झूम कृषि भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक प्रचलित है? तो 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। पूर्व उत्तर भारत, असम, नागालैंड आदि में जो कि झूम कृषि अत्यधिक प्रचलित है। तो याद रखिएगा 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 57 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो याद रखना 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, केरल को जो कि भारत में मसालों का बगीचा कहा जाता है। तो याद रखना 57 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 58 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये जो कि उत्तर प्रदेश है नो, तो भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। तो याद रखना है 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 59 नंबर क्वेश्चन है, पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो देखो पीली क्रांति का संबंध जो है नो, तो ये किसके उत्पादन से है? तो 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, तिलहन उत्पादन से है पीली क्रांति का संबंध। तो 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 60 नंबर क्वेश्चन है, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, असम, जो कि ये चाय के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो याद रखिएगा 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 61 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति जो कि लागू की गई थी। तो याद रखिएगा 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 62 नंबर क्वेश्चन है, 1991 की नई आर्थिक नीति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखना जो कि PV नरसिम्हा राव थे। तो याद रखना है 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
63 नंबर क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति 1991 के 3 प्रमुख स्तंभ क्या है, मतलब एलपीजी। तो याद रखना ये जो कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण है। तो याद रखिएगा 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, 1991 के आर्थिक सुधारों के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे जिन्हें इस नीति का मुख्य शिल्पी माना जाता है। तो याद रखिएगा जो कि उस समय वित्त मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो याद रखिएगा 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 65 नंबर क्वेश्चन है, उदारीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो उदारीकरण का मुख्य उद्देश्य जो कि उद्योग पर से अनावश्यक नियंत्रण और लाइसेंसिंग राज हटाना इसका उद्देश्य था। तो याद रखिएगा 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 66 नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है। तो 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, तो घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना, जो कि ये वैश्वीकरण का अर्थ है। तो याद रखिएगा 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 67 नंबर क्वेश्चन है, 1991 की नई आर्थिक नीति लागू करने का मुख्य कारण क्या था। तो 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जो कि भुगतान संतुलन का भारी संकट के कारण। तो याद रखिएगा इसका मुख्य कारण था। तो याद रखना है 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 68 नंबर क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति के तहत किन क्षेत्रों को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया। तो याद रखना उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बैंकिंग के लिए, दूरसंचार और नागरिक उड़ान के लिए, जो कि तीनों के लिए निजी क्षेत्रों के लिए खोल दिया गया। तो याद रखिएगा 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, निजीकरण का क्या तात्पर्य है। तो देखो निजीकरण का तात्पर्य जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का स्वामित्व प्रबंधन निजी क्षेत्र को सौंपना, इसका निजीकरण का तात्पर्य है। तो याद रखना है 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 70 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना कब हुई, जिसका सदस्य भारत आर्थिक सुधारों के बाद बना। तो WTO का स्थापना जो कि 1 जनवरी 1995 को हुई थी, याद रखिएगा। तो 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 71 नंबर क्वेश्चन है, 1993 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कौन थे। तो याद रखना जो कि फजल अली थे। तो याद रखना है 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 72 नंबर क्वेश्चन है, फजल अली आयोग में अन्य 2 सदस्य कौन थे। तो अन्य 2 सदस्य जो कि KM मणिकर और हृदयनाथ कुंजूर थे। तो याद रखना है 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 73 नंबर क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग की समीक्षा के लिए 1948 में किस आयोग का गठन किया गया था। तो याद रखना है जो कि SK धर आयोग का गठन किया गया था भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की समीक्षा के लिए। तो याद रखना है 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 74 नंबर क्वेश्चन है, JVP समिति में कौन कौन शामिल थे। तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और जो कि पट्टाभी सीतारामैया शामिल थे, ये तीनों लोग। तो याद रखना 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 75 नंबर क्वेश्चन है, बम्बई राज्य को विभाजित करके महाराष्ट्र और गुजरात नामक 2 नए राज्य कब बनाए गए थे। तो याद रखना 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1960 में बनाया गया था। तो याद रखना है 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 76 नंबर क्वेश्चन है, नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था। तो 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कब हुआ था। तो 1963 में जो कि नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो याद रखना है 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 77 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब का पुनर्गठन करके पंजाब और हरियाणा कब बनाया गया था। तो याद रखना ये जो कि 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1966 में पंजाब का पुनर्गठन करके पंजाब और हरियाणा राज्य बनाए गए थे। तो याद रखना 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 78 नंबर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का गठन किस वर्ष किया गया था। तो 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 2000 ईस्वी में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन किया गया था। तो याद रखना है 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 79 नंबर क्वेश्चन है, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया। तो 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। 80 नंबर क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत कितने आंचलिक परिषद का गठन किया गया था। तो 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि 5 आंचलिक परिषद का गठन किया गया था। तो याद रखिएगा 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 81 नंबर क्वेश्चन है,
टेनिस और बैडमिंटन जिस खेल परिसर में खेले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, उसे जो कि कोर्ट कहते हैं। तो याद रखिएगा 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 82 नंबर क्वेश्चन है, क्रिकेट और रग्बी के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? तो 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि पिच कहा जाता है क्रिकेट और रग्बी के खेल परिसर को। तो याद रखिएगा 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 83 नंबर क्वेश्चन है, मुक्केबाजी के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? तो 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मुक्केबाजी के खेल परिसर को जो कि रिंग कहते हैं। तो याद रखना है 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 84 नंबर क्वेश्चन है, आइस हॉकी जिस परिसर में खेली जाती है उसे क्या कहते हैं? तो 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, उसे भी क्या कहते हैं? तो रिंग कहते हैं। तो याद रखना है 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 85 नंबर क्वेश्चन है, गोल्फ के खेल मैदान को क्या कहा जाता है? तो 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, गोल्फ के खेल के मैदान को जो कि कोर्स कहते हैं, कोर्स। तो याद रखना 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। घुड़सवारी के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? तो याद रखना 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या कहा जाता है? तो एरिना कहा जाता है घुड़सवारी के खेल परिसर को। तो याद रखिएगा 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 87 नंबर क्वेश्चन है, बेसबॉल के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? तो 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, डायमंड कहा जाता है बेसबॉल के खेल परिसर को। तो याद रखिएगा 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 88 नंबर क्वेश्चन है, साइकिलिंग के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? तो देखो साइकिलिंग के खेल परिसर को जो कि वेलोड्रम कहा जाता है। तो 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 89 नंबर क्वेश्चन है, टेबल टेनिस जिस पर खेला जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, उसे जो कि बोर्ड कहता है। तो याद रखिएगा 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 90 नंबर क्वेश्चन है, जूडो कराटे और ताइक्वांडो जिस परिसर में खेला जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, उसे जो कि मैट कहते हैं। तो याद रखिएगा 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 91 नंबर क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, क्या कहा जाता है? तो मैक-मोहर रेखा कहा जाता है भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को। तो याद रखिएगा 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 92 नंबर क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या नाम दी जाती है? तो इसका नाम जो कि क्या है? तो 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो रेड क्लिफ है। तो याद रखना 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 93 नंबर क्वेश्चन है, डुरंड रेखा वर्तमान में किन दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है डुरंड रेखा। तो याद रखना 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 94 नंबर क्वेश्चन है, 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों से अलग करती है? तो 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ये जो कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करती हैं। याद रखना 38वीं समानांतर रेखा। तो याद रखना है 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 95 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे शांतिपूर्ण सीमा माने जाने वाली 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, ये जो कि अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। तो याद रखना है 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 96 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी और पोलैंड के बीच निर्धारित सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो याद रखना हिंडनबर्ग रेखा कहा जाता है। तो याद रखिएगा 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 97 नंबर क्वेश्चन है, मैगिनॉट रेखा फ्रांस द्वारा किन देशों के बीच खींची गई है? तो याद रखना ये जो कि फ्रांस और जर्मनी के बीच खींची गई है। तो याद रखना है 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 98 नंबर क्वेश्चन है, मेनहरिम रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? तो याद रखना रूस और फिनलैंड के हैं। तो याद रखिएगा 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 99 नंबर क्वेश्चन है, सिगफ्रीड रेखा जर्मनी द्वारा किस देश के साथ अपनी सीमा पर बनाई गई थी? तो फ्रांस देश के साथ। तो याद रखना 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 100 नंबर क्वेश्चन है, 17वीं समानांतर रेखा पहले किन दो देशों को विभाजित करती थी? तो दोस्तों 100 का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो साथियों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।